पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें सिलेबस की, तो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। तो सर्वे होता क्या है, प्लान और मैप क्या रहेगा आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे, कौन कौन से प्रिंसिपल हम जो है सर्वे में यूज करते हैं, वो सारा इसी चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो पॉइंट के बीच में जब भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या है, लीनियर मेजरमेंट है, तो वो पूरा इसी चैप्टर में देखा जाएगा। अब अगर मैं स्लोप में मेजर कर रहा हूँ कोई लेंथ, मान लो मैं स्लोप में कोई लेंथ मेजर कर लेता हूँ, तो ये कभी भी लीनियर मेजरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम बाद में देखेंगे, तो इस पे करेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो डिटेल में ज्यादा चीजें हम नहीं देखेंगे, टॉपिक से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है। थर्ड चैप्टर नेक्स्ट आएगा आपका कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि यहां से पिछली बार एक क्वेश्चन आ रखा है आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड का, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल मेथड से एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिंपल है, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उस क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से आपके ट्रेवर्स में अगर दिक्कत हो इंक्लूडेड एंगल की, तो आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हो। तो इसमें कंपास के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, किस तरीके से ट्रेवर्स फॉर्म होगा, लोकल अट्रैक्शन क्या होगा, सारा कुछ इसी में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा ट्रेवर्सिंग। फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो जब मैं लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों चीजें एक साथ करूंगा, यानी ये लेंथ भी मेजर कर ली और ये एंगल भी मेजर कर लिया, तो एक ट्रेवर्स फॉर्म होगा, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एंगुलर मेजरमेंट कैसे कैसे करेंगे, लीनियर मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, अगर ट्रैवर्सिंग में एरर है तो किन मेथड से निकाल सकते हैं हम उसको, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाउडिच मेथड और ट्रांजिट मेथड, इन दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा लेवलिंग। लेवलिंग एंड कंटूरिंग, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनने का चांस रह सकता है, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। लेवलिंग यानी एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीजें होती है अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैप्टर के नाम देखो। सिक्स चैप्टर आपका रहेगा इसके बाद हम कोई सा भी चैप्टर वैसे देख सकते हैं, पर मैं लिख देता हूँ कर्व। कर्व इसलिए क्योंकि कर्व तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कर्व से पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है आपका, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, आपको ड्रॉ करना था प्रॉपरली, उसकी जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो डिराइव करनी है। तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं प्लॉटिंग ऑफ कर्व, ठीक है। तो हम कर्व किस किस मेथड से प्लॉट कर सकते हैं, आपका लीनियर सिर्फ चेन और टेप से भी मेजर बनाया जा सकता है, और एंगुलर मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं। तो वो सारे मेथड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हम कर्व देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्योमीटर या टेक्योमेट्री, ठीक है। टेक्योमेट्री थोड़ा अलग हो जाएगा, इससे भी हम लीनियर मेजरमेंट और लेवलिंग वर्क करते हैं, पर कैसे करेंगे वो वहीं पे देखेंगे, ठीक है। बोर्ड का कलर चेंज कर लो सर। क्या? बोर्ड का कलर चेंज कर लो सर। अच्छा, बोर्ड का कलर हाँ जी सर। क्यों, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? दिख नहीं रहा सर अच्छे से। एक सेकंड, अब दिख रहा है? अब चेक करो, अब दिख रहा है? अभी सिलेबस में इसमें लिख देता हूं, आगे से मैं बोर्ड, अब ये इतना हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट उसमें चेंज कर दूंगा, वेट करो बस।
टेक्योमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका वो रहेगा प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे सिंपल ही है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है। 9 चैप्टर हम पढ़ेंगे फोटोग्रामेट्री। ठीक है। फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी वर्टिकल फोटोग्राफ से बनेगा या नंबर ऑफ फोटोग्राफ से बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो है फोटोग्रामेट्री के क्वेश्चन हर जगह पे पूछे जा रहे हैं। तो फोटोग्रामेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ऑल्दो इससे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पूछ सकता है। 10th आपका रहेगा थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट से क्वेश्चन है भाई तुम्हारे पास। ठीक है। तो थियोडोलाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कुछ माइनर टॉपिक हैं आपके, जैसे सबसे पहला आता है आपका इसमें एरिया एंड वॉल्यूम। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है जब हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिम्पसन रूल और ट्रेपीजॉइडल मेथड, इन दोनों से हम यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट छोटा तो टॉपिक है आवाज वो आपका, कट गई, सब कुछ हो गया। क्या हो गया? क्या बोल रहे ठीक आ हो? रही है आवाज। ये कह रहा था कि आवाज कट गई थी, अभी ठीक आ रही है। अभी सिलेबस में लिख रहा हूं, पहले सिलेबस लिखने दो, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन से भी आपके पास पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है भाई। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो टोटल स्टेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका जो रहेगा रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस। तो ये है भाई आपका सिलेबस, इतने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, जिस समय मैं अभी समझाऊंगा बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जो भी डाउट है जब टॉपिक एंड हो जाएगा, तो टॉपिक एंड होने के बाद पूछना है आपने डाउट। ये पहली बात, पहला रूल है इस क्लास का। पहले मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आराम से सुनते रहो। सुनने के बाद लिखने का मैं टाइम दूंगा, उसके बाद लिख लेना। ठीक है। और अगर कुछ भी चेंज चाहिए होगा तुमको, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर पहले पूरा समझना है। जितना बेटर समझोगे तो लिखते हुए टाइम में उतना और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है। तो ध्यान से सुननी है हर एक बात। अभी कुछ भी नहीं लिखना, बीच में जितना भी मैं समझाऊंगा मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का। और जो भी डाउट होगा वो एंड में पूछना है, बीच में कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो, तो आई थिंक, सर हाँ सर फॉन्ट बड़ा कर दो थोड़ा, जैसे रिकॉर्डिंग में बाद में देखेंगे ना तो और छोटा दिखता है उसमें। ठीक है भाई, कर लेकिन देंगे। हाँ, बिल्कुल। ये लिख दिया सब लोगों ने? फोटो ले लो इसकी कोई, फिर लिख लेना आराम से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई सब्जेक्ट। पहले मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, जैसा तुम लोग बोल रहे हो कि वाइट कर दो। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, इस पे आ जाते हैं। ठीक है। एक बार फोटो ले ले सर। भाई 1 मिनट रुक जाओ यार। अब ये दिख रहा है सब कुछ? हाँ सर, अब ठीक है। बस, अब इसके बाद कुछ मत बोलना, चुपचाप से सुनना है बस। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब पता है सब लोगों को? क्या लास्ट मतलब? स्क्रीन की फोटो दे दो सर, लास्ट स्क्रीन की। क्या बोल रहे हैं? लास्ट वाला दिखाना एक बार सर। लास्ट स्लाइड भाई हट गई, आपको ग्रुप में भेज दूंगा मैं स्क्रीनशॉट, चिंता मत करो। ठीक है। वो सिलेबस ही लिखा हुआ है बस, और अभी कुछ नहीं लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूँ कोई भी बीच में कुछ नहीं पूछेगा। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई डाउट है तो बीच में माइक से बोलना,
ऐसे हर कोई बीच में मत बोलना, क्योंकि मोमेंटम टूटेगा, इससे टाइम ज्यादा लगेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चुपचाप से सुनो। टाइम लिखने का भी मैं एंड में दूंगा, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते रहना है तुम लोगों ने और समझते रहना है। और बीच में मैंने पहले ही बोल दिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा इसके बाद। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या पूछा? सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये तो तूने टेक्निकल डेफिनेशन बता दी डायरेक्ट है। और कोई? सर्वेक्षण। अगर तुम्हें बोलेंगे भाई सर्वेक्षण करने चलना है तो क्या करने जाओगे तुम? मेजरमेंट। सिंपल। सर्वेक्षण का मतलब होता है मेजरमेंट, ये माइंड में बिठा लो। अब वो मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड पे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर किया, अगर वर्टिकल प्लेन में मेजर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है इन दोनों के बीच में एंगल भी मेजर करूं तो वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो मैं एंगल भी मेजर कर सकता हूं, मैं डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन भी बता सकता हूं। वो किस तरीके से बताई जाएगी उसका एक रीजन होता है, उसका एक बेसिक रेफरेंस रहेगा, वो क्या है अब ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां पे मैं बताते रहूंगा, बस सुनते रहो थोड़ी देर। ठीक है, आराम से एकदम। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई सब लोग, मान लो ये है आपकी बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का बेस है ये, और तुम्हें बोला जाए कि भाई इसकी हाइट मेजर करनी है, तो कहां से मेजर करोगे? हाँ, कहां से मेजर करोगे? यहां बॉटम से ना। बॉटम से किधर जाएंगे हम? ऊपर की तरफ, ऐसे मेजर करते हैं जनरली। इसी तरीके से हाइट डिटरमाइन करते हैं। अब एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे है, नजदीक कौन सा पॉइंट है? ये वाला। अरे है कि नहीं है? तो मैं यहीं से मेजर करूंगा। ऐसा तो नहीं करते तुम कि पहले दूर पॉइंट पे जाएंगे तब इधर तुम मेजर करेंगे। कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इसमें कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। कोई भी मेजरमेंट करो आप कभी भी, हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और उस रेफरेंस पॉइंट को सर्वेइंग में हम क्या बोलते हैं? डेटम। क्या बोलते हैं? डेटम। और वो डेटम, ध्यान से सुनना, ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया है कि मेजरमेंट करते हुए टाइम हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और सर्वेइंग में उसे बोलते हैं डेटम। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये है आपकी अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताना, अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना ही है तो हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं? जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है, जो आसान होगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग में आधी जगह से ऊपर मेजर करो फिर नीचे मेजर करो, ऐसा तो करोगे नहीं। नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करोगे, हाइट भी आप नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करते हो। तो अगर मुझे एलिवेशन बताना है तो मैं कहां से मेजर करूंगा? कहीं नीचे वाले लेवल से ऊपर की तरफ मेजर करूंगा। और सबसे नीचे लेवल, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो कहां पे होगा? मीन सी लेवल। हर जगह पे जो सी लेवल है वो सबसे नीचे है। अगर कोई भी चीज होगी उससे नीचे डूबी हुई होगी और बाकी चीजें उसके ऊपर होंगी, ऐसा ही होगा। और सी में हमेशा क्या चलती रहती है भाई? इस तरीके से टाइडल वेव्स चलती रहती है। तो मुझे क्या रेफरेंस लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताना जरा। अगर ये टाइडल वेव्स इस तरीके से चल रही है, मैं ये रेफरेंस लूं या ये रेफरेंस लूं? तो हम क्या करते हैं, 19 ईयर्स की जो भी टाइडल वेव्स आएंगी, जितनी भी हाइट होंगी, H1 H2 H3 H4 H5 H6, जितनी भी होंगी, उनका क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल क्या होगा? एवरेज हाइट होगी टाइडल वेव्स की, वो भी कितने सालों की? 19 ईयर्स की टाइडल वेव्स का एवरेज होगा। ठीक है, अब ये मैंने डिटरमाइन कर दिया भाई। अब यहां देखो, ये डिटरमाइन कर दिया। अब यहां देखो, अब अगर तुम इस सरफेस पे देखोगे तो सी लेवल बिल्कुल सरफेस के जस्ट ऊपर ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मीन सी लेवल है। और सी लेवल ऑल, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके की है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। वैसे तो तुम स्फेरिकल देख रहे हो, आगे बताऊंगा ढंग से। ये किस तरीके का है? ऑब्लेट स्फेरॉइड करके होगा। और ये ध्यान रखना कि अगर मैं सेंटर से जाऊंगा
कहां पे, बाहर की तरफ, मीन सी लेवल की तरफ, तो हर जगह पे ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि हमें मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, मीन सी लेवल। और मीन सी लेवल अगर मैं बात करूं तो ये कितने ईयर्स का एवरेज है, 19 ईयर्स की टाइडल वेव्स का एवरेज है, 19 ईयर्स टाइडल वेव्स एवरेज। ठीक है, और ये रेफरेंस अगर मैं बात करूं इंडिया के लिए, वो कहां पे, वो है बॉम्बे पोर्ट में, बॉम्बे पोर्ट। ठीक है, प्रीवियसली ये कराची में था जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये डिटरमाइन कर लिया। अब ध्यान से देखना यहां पे, अब मान लो यहां पे क्या है, हिमाचल, और यहां पे एक और कोई मान लेते हैं, उत्तराखंड मान लेते हैं, चलो यूके। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये वाला पॉइंट ऊपर है या ये वाला पॉइंट ऊपर है, तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तो जगह से तो बताया नहीं जा सकता। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मेजरमेंट, क्या मेजर करनी पड़ेगी, मेजरमेंट। और इसमें हम करते हैं लेवलिंग, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलिवेशन। तो मैं मीन सी लेवल से इस पॉइंट की हाइट बताऊंगा, मान लो 1200 मीटर आ गई, मीन सी लेवल से इस पॉइंट की हाइट बताऊंगा, मान लो 1100 मीटर आ गई, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन सा पॉइंट ऊपर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या बताना है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी डिफरेंट पॉइंट है उनके बीच में एलिवेशन का डिफरेंस कितना है, वो हमें डिफरेंस इन एलिवेशन, एक तो ये चीज पता चलती है। दूसरा, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट आता है सर्वे ऑफ इंडिया। जितना भी सर्वे आप कंडक्ट करते हो, जितने भी नई रिसर्च या जो भी होता है, वो सारा कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। सारे प्लान आपके कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जो ये मीन सी लेवल है इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, आपका कंट्रोल पॉइंट कुछ डिफाइन करेगा। कंट्रोल पॉइंट, मैं बोल रहा हूं सीपी लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये ग्रीन वाला दिख नहीं रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल पॉइंट, ये है आपका कंट्रोल पॉइंट। कुछ कंट्रोल पॉइंट जो है वो मैं डिनोट करूंगा अर्थ सरफेस के ऊपर। कंट्रोल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ध्यान से सुनना, कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी पोजीशन मुझे पहले से ही पता होती है। इसका मतलब क्या है कि मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मैंने उसका एलिवेशन भी बता दिया। ठीक है, मतलब आप तीनों टर्म्स में बता सकते हो। अब आगे जब हम जाएंगे तो क्या, अर्थ सरफेस पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बचपन में देखा हुआ है, एंगल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जब तुम उसमें जाओगे, गूगल अर्थ में जाओगे, किसी भी जगह की लोकेशन टाइप करना, तो उसमें एंगल दिखाएगा वो आपको अलग अलग, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इवन अल्टीट्यूड। तो कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी पोजीशन मुझे पहले से ही पता होती है। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे बताया वो क्या बताया, कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट इज अ पॉइंट whose position whose position is already known। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ अल्टीट्यूड की बात करूंगा तो इसका मतलब बाद में मैं क्या बोल दूंगा, इसको बेंचमार्क भी बोल सकता हूं। अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बेंचमार्क क्या होता है, जब हम किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एलिवेशन मेजर करते हैं तो जो मैं रेफरेंस लेता हूं उसे बोलते हैं बेंचमार्क। तो अगर मैं सिर्फ अल्टीट्यूड की बात करूंगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेंचमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, पूरी कंट्री में कंट्रोल पॉइंट्स लोकेट करने का। और तब बाद में अगर मुझे सर्वे करना होगा तो यहां पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल पॉइंट्स होगा। और कंट्रोल पॉइंट कहां पे देते हैं, जहां पे फिक्स जो जगह होगी, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, उन जगहों पे देते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस चेंज नहीं होगा, बहुत रेयरली कि चेंज होगा, रेलवे स्टेशन चेंज नहीं होगा, तो उन जगहों पे लगाते हैं जो फिक्स पॉइंट होते हैं। तो अब कल के दिन अगर मुझे बताना है कि भाई यहां से जो इस रेलवे स्टेशन से मान लो कोई जगह है यहाँ पे आसपास, उसका एलिवेशन कितना है, तो मैं सर्वे फिर यहां से करूंगा। हर बार मैं मीन सी लेवल से नहीं करूंगा। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, तुम्हारी कन्वीनियंसी के लिए कंट्रोल पॉइंट डिटरमाइन कर रखे हैं ऑल ओवर द कंट्री, और वो कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम आगे फिर जो है मेजरमेंट करते हैं। अब मान लो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी है, तो जनरली वो कहां से होगा, जो तुम्हारे सिटी का क्लॉक टावर होगा, या फिर रेलवे स्टेशन होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस, कि इस सिटी से दूसरे सिटी की डिस्टेंस वो उन दोनों के बीच में ही मेजर की जाएगी। तो जब हॉरिजॉन्टली जाना होगा रेफरेंस वो रहेगा, वर्टिकली जाना होगा रेफरेंस वो रहेगा। तो कंट्रोल पॉइंट क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट है जिससे
आगे अगर मुझे कोई भी मेजरमेंट करनी है तो सर्वे ऑफ इंडिया ने वो पॉइंट आपके जो है अर्थ के ऊपर, यानी जो इंडिया का जो मैप है, या फिर बोल सकते हो हर हर जगह पे वो लोकेट किया हुआ है। आप उसके बाद जो है आगे का काम कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल पॉइंट भी देख लिया। अब कंट्रोल पॉइंट मैंने बताया कि भाई पोजीशन किस टर्म में होती है, लॉन्गिट्यूड में भी होगी। सर लैटिट्यूड, बड़ा लिख दीजिए प्लीज, दिख नहीं रहा है सर। अच्छा भाई ठीक है, और ऑल्टीट्यूड भी होगी। ठीक है, ये तीनों रहेगा, एक्स वाई जेड। क्या इतना बेसिक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहना, अभी कुछ नहीं लिखना है किसी ने, टाइम दूंगा मैं पूरा लिखने का। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ये चीज बताओ, ये शेप तुम्हें कैसी दिख रही है सबको? कैसी है ये? स्फेरिकल। अब अगर मैं इस शेप को दोनों तरफ से प्रेस कर दूं, ये कैसा है? ये स्फेरिकल है। ये कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ से इस तरीके से इसको प्रेस कर दूं तो कैसा बन जाएगा ये शेप? कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, अंडाकार इसमें बन जाएगा, बन सकता है इस, नहीं। हम्म, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक्चुअल शेप है अर्थ का। तो कई बार तुमको एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ भी पूछा जाता है, तो वो है आपका ऑबलेट स्पेरॉइड। कैसा है? ऑबलेट स्पेरॉइड। ठीक है, इसको ओवल शेप भी कहते हैं ना, ओवल भी कैसे? ऑबलेट स्पेरॉइड। अब जो ये पॉइंट है, ध्यान से बताओ, यहां पे देखो, ये कौन सा पॉइंट है? नॉर्थ। ये वाला पॉइंट कौन सा है? साउथ। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? पोलर एक्सिस। क्या बोलेंगे? पोलर एक्सिस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये कौन सी? इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल एक्सिस। इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये 12,713.80 किलोमीटर, और ये होगा 12,756.75 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस आपकी पोलर एक्सिस से हमेशा क्या रहती है? बड़ी, क्योंकि जो है आपका जो शेप है वो कैसा? ऑब्लेट स्पेरॉइड की तरह है। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं तो ये आएगा 42.95 किलोमीटर। ठीक है, तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी अर्थ का शेप जो है वो कैसा है? वो है ऑब्लेट स्पेरॉइड। ठीक, ऐसा स्फेरिकल शेप नहीं होगा। ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, अब अगर तुम अर्थ सरफेस एक्चुअल में देखोगे, अभी मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, अगर तुम एक्चुअल में देखोगे तो एक्चुअल में हर जगह से ऐसा सपाट तो होगा नहीं। ऐसा है कि हर जगह से प्लेन? बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा? इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो, एक्चुअल शेप देखोगे तो कहीं से हिल होगा, कहीं पे वैली, इस तरीके से ऊपर नीचे होगा। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होगा, इस तरीके से होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं? जियोड। अपने क्वेश्चन सारे लास्ट में पूछे भैया। कीबोर्ड होगा ना? कीबोर्ड है, अब लिखा क्या भाई? ये कौन बोल रहा है? थोड़ी देर सुन लो, अपना माइक बंद करो। तो ये होता है आपका क्या? जियोड। तो दो चीजें और डिस्कस हो गई कि एक्चुअल अर्थ का शेप कैसा है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। पोलर एक्सिस शॉर्टर होगी इक्वेटोरियल एक्सिस से, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 42.95। और अगर शेप देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, ऐसा इरेगुलर शेप होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जियोड। ठीक है, ओके, अब चलते हैं, अब आता है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। तो जो इन्होंने अभी बात की उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, सर्वेइंग।
ध्यान से सुनना। अब अगर अर्थ सरफेस इस तरीके का है, यहां पे देखो, मान लो ये इस तरीके से है, तो मैं 2 पॉइंट बिल्कुल पास के ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल पास के 2 पॉइंट। तो यहां पे देखिए, मान लो ये कोई ग्राउंड है तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल 2 पॉइंट अगर पास पास हैं, तो यहाँ पे मीन सी लेवल भी क्या दिखेगा तुमको, लगभग हॉरिजॉन्टली दिखेगा। अबे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है। अब क्या किया तुमने, एक पॉइंट जो है वो डिटरमाइन कर लिया, जो कौन सा पॉइंट होता था, रेफरेंस पॉइंट, मान लो वो ए पॉइंट है यहाँ पे, और मुझे पता है कि इस पॉइंट से मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से, ये आपका MSL है, मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई को लिखूंगा मैं एलिवेशन ऑफ, बड़ा लिखना पड़ेगा, एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। ये क्या है? एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। हमने एक रेफरेंस पॉइंट डिटरमाइन कर लिया। अब ध्यान से सुनना, ये रेफरेंस पॉइंट मैं डिटरमाइन कर चुका हूं। अब सर्वेइंग जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर करूंगा, सर अर्थ सरफेस के ऊपर, मैं नीचे भी कर सकता हूं। जब टनलिंग वर्क होता है तो अर्थ सरफेस से नीचे काम करना पड़ेगा, हो सकता है किसी ऊंचे वाले पॉइंट का एलिवेशन बताना है तो ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। वो मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, वो भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव और बीनीथ, दोनों जगह। तो यहां पे जरा देखना, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा ए और ये पॉइंट है बी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी भाई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसमें रेफरेंस कौन सा था? ए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, ये हम कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कर सकता हूं, मान लो यहां पे कोई तुम्हारा इस तरीके से हिल पॉइंट है और ग्राउंड पे एक और पॉइंट है सी। मैंने बोला भाई मुझे एंगल चाहिए सी ए बी के बीच में, बड़ा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे एंगल चाहिए सी ए बी के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल को मैं अल्फा से दिखा रहा हूं, तो अल्फा एंगल यानी एंगल सी ए बी, ये कौन सा है? अल्फा एंगल। और कौन सा एंगल हो जाएगा भाई? ये हॉरिजॉन्टल एंगल। तो आप हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हो। दूसरा, ये एक पॉइंट है ऊपर सी पॉइंट, सी तो हमने दे दिया, ये कौन सा है? डी पॉइंट। अब मुझे यहां का भी चाहिए भाई एंगल, तो ये लो ए बी के रिस्पेक्ट में, मान लो मुझे इस पॉइंट का एंगल बनाना है, तो वो कहां पे हो जाएगा? ऐसा वर्टिकल हो जाएगा। तो इसको मैं दिखाता हूं बीटा से। तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम एंगल बी एस डी, बी ए डी, जो कौन सा एंगल है? बीटा। और कौन सा है ये? वर्टिकल एंगल। अब लास्ट एक और चीज हम कर सकते हैं, मान लो मुझे एलिवेशन निकालना है इसका, तो अभी के लिए मैं सिंपल डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे करते हैं? वो करते हैं डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम मेजर करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब लेवलिंग में जाएंगे वहां पे आराम से देखेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने इसकी हाइट यानी एलिवेशन भी निकाल दिया। कैसे निकालेंगे वो लेवलिंग में देखेंगे। तो ये डी पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, डी डैश मान लो इसको। तो ए डी, ये कौन सी हाइट हो जाएगी? वर्टिकल हाइट, और इसको हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एलिवेशन। ए डी डैश, ये क्या हो जाएगा? एलिवेशन, ठीक है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस। तो सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट कौन कौन सी? लीनियर मेजरमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एलिवेशन मेजर करते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस है, और एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पॉइंट, जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, वर्टिकल एंगल है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस और बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो सर्वेइंग, सिंपल एक डेफिनेशन ध्यान रखना, इज अ आर्ट और साइंस इन विच वी डिटरमाइन द पोजीशन अबव
और beneath the earth surface by measuring हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो ये हो गई डेफिनेशन। अब आगे आता है भाई हमारे पास कि कौन कौन सी डिस्टेंस मैंने बताई थी अभी तुमको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सबसे पहला क्या मेजर किया हमने? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस हमने कौन सा मेजर किया? वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तीसरा कौन सा मेजर किया? हॉरिजॉन्टल एंगल। और अगला कौन सा मेजर किया? वर्टिकल एंगल। अब सब लोगों ने भाई कॉलेज में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि अगर मुझे मेजरमेंट ये करनी है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकता हूं? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए सबसे सिंपल चेन और टेप, सबको पता है। क्या ये यूज कर सकते हैं? चेन। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? टेप। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। टैक्योमीटर, टैक्योमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है, वर्टिकल के लिए भी यूज होता है। टोटल स्टेशन, ठीक है। सब्सटेंस बार, बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टैक्योमीटर। टैक्योमीटर के बाद मैंने क्या बोला? टोटल स्टेशन। सब्सटेंस बार, ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। सब्सटेंस बार अगर आपका क्या होगा, इरेगुलर टेरेन होगा तो उसमें 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सब्सटेंस बार का यूज किया जाता है। वर्टिकल एंगल अगर मुझे मेजर करना भाई तो किस, सॉरी, वर्टिकल डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो किससे मेजर करेंगे? थोड़ी देर पहले तो मैं बोला था डंपी लेवल। अब इसमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, ऑटो लेवल होता है, टिल्टिंग लेवल होता है, अलग अलग टाइप के लेवल है। मैं अभी सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? एक सिंपल जो है डंपी लेवल लिख रहा हूँ। और कौन सा यूज होता है? टैक्योमीटर भी यूज होता है भाई, टैक्योमीटर भी यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टेशन भी हम यूज करते हैं। और क्या यूज हो सकता है भाई वर्टिकल डिस्टेंस में? तो ये तीन अभी मैंने लिख दिए, तीन काफी है। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए क्या क्या यूज होता है? कंपास। साथ के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के अलावा और क्या यूज हो सकता है? टोटल स्टेशन, ठीक है। और कौन सा यूज हो सकता है? एक और इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल किससे मेजर होगा? टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन तो सब काम कर सकता है। इसके अलावा थियोडोलाइट, थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं, सेक्सटेंट यूज हो सकता है, क्लिनोमीटर यूज हो सकता है, एबिनी लेवल यूज हो सकता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। तो ये कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट उठाओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप दो, वर्टिकल डिस्टेंस नाप दो, एंगल नाप दिए सारे। क्यों नापे हमने? किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कि ये पॉइंट या तो इतने एंगल पे है इस रेफरेंस पॉइंट से, या फिर इतनी डिस्टेंस पे है, या फिर इतनी हाइट पे है। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब जब आप ये सारा काम कर लोगे तो जितना भी, अब तुमने सर्वेयर को देखा होगा ना, उसके पास क्या होती है? एक रीडिंग, वो बुक, सर्वे बुक, मतलब बुक होती है, बुकिंग बुकलेट बोलते हैं उसको। तो उसमें सारा वो बुक करके रखेगा, फिर जाएगा ऑफिस में, और ऑफिस में जाके प्रिपेयर करेगा प्लान एंड मैप्स। तो आफ्टर ऑल मेजरमेंट हम क्या, सर्वेयर क्या करेगा? आफ्टर ऑल मेजरमेंट, आफ्टर ऑल मेजरमेंट्स, डायरेक्ट लिख देता हूं अभी के लिए, प्लान एंड मैप्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑफिस। कहां पे बनाएंगे हम? ऑफिस में। सही लिखा है मैंने? ठीक है। अब एक काम तो ये हो गया। अब डेफिनेशन एक और भी आती है सर्वेइंग की। अब आपने क्या किया? प्लान और मैप बना के रख दिया। अब जरूरी तो ना कि वो हर दिन यूज हो रहा होगा, ऐसा है क्या? नहीं। और उस प्लान और मैप में क्या है? प्लान तो चलो बहुत कम हम यूज करते हैं, छोटी डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, बाद में समझेंगे जब स्केल में जाएंगे, वहां पे डिफरेंस बताऊंगा।
लेकिन मैप जो है वो रेगुलर यूज होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे यूज होगा। अब मान लो कोई पर्टिकुलर मैप या प्लान है, तुमने रखा हुआ था, बनाया, रख दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद निकाला, उस प्लान के ऊपर कोई पॉइंट है जो तुमने डिटरमाइन कर रखा है, वही पॉइंट उठा के अगर आप ग्राउंड पे लोकेट कर रहे हो तो ये भी सर्वेइंग है। अगर मैं किसी पॉइंट को मैप से कहां पे लोकेट कर रहा हूं, ग्राउंड पे, अब जब तुम्हारे पास क्या दे रखा होगा, वो नक्शा देते हैं ना घर का, तो उसमें एक कोना बोलते हैं कि इस कोने से स्टार्ट करना है काम, तो वो क्या करेगा, वो जो ये वाली डिस्टेंस है यहां से देखेगा, अच्छा इतना दूरी पे, यहां से देखेगा इतना दूरी पे, वहां पे पॉइंट मार्क कर देगा। तो मैप से उसने ग्राउंड पे लोकेट किया, वो भी क्या है, सर्वेइंग है। तो किसी भी पॉइंट को मैप से ग्राउंड पे लोकेट करना इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वेइंग। क्या ये बात क्लियर है सबको भाई? ठीक है, हाँ भाई, इतना मैंने बता दिया, अब जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? अब किसी का डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है, ऑनलाइन वालों। क्या हो गया, डाउट खत्म हो गया तुम्हारे? अच्छा, इतना वर्ड दिख रहा है, क्लियर है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना चलेगा ना? सर सर अगर अर्थ सरफेस, हेलो स्टूडेंट, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलना जरा एक बार। सर अगर अर्थ सरफेस के थोड़ा और नीचे बड़ा, अगर मेजर करना होगा तो सर क्या 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 मेजर करना होगा? अर्थ थोड़ा सरफेस और के बड़ा नीचे कर सर, देना जी। आवाज कट रही है यार आपकी। सर थोड़ा छोटा दिख रहा है, जिसको बड़ा लिखना है थोड़ा जूम कर देना। अच्छा, अर्थ सरफेस के नीचे करना होगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है, जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर कर रहे हैं वैसे नीचे भी कर लेंगे, उस, उसमें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। वहाँ पे स्टाफ कैसे रखें? मान लो ये यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाया, मान लो मुझे नीचे की तरफ कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, अर्थ वर्क मतलब खोदूंगा, फिर एक्सकेवेशन करूंगा, तब जाके उस पॉइंट को लोकेट करूंगा ना। इतना मान लो मेरे को 10 मीटर नीचे टनल बनानी है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा, वो तो एक्सकेवेशन तो करना पड़ेगा मुझे, तभी वो पॉइंट लोकेट हो सकता है, तब मैं सीधा आगे टनल खोदूंगा फिर। और किस डायरेक्शन में खोदनी है वो, उसके लिए भी अलग अलग मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है भाई? सर हाँ जी सर, बोलो। सर ये आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं सर, पर लेकिन आजकल तो सिर्फ मैक्सिमम केस में ये टीएस ही यूज करते हैं ना, सिर्फ टोटल स्टेशन। ये बिल्कुल तो टोटल स्टेशन ही यूज करते हैं भाई। क्योंकि अब सर उसमें उसमें हर चीज हो जाती है ना, मतलब सारा ना। जी बिल्कुल भाई, उसमें सारी चीजें हो जाती हैं टोटल स्टेशन में। अब एक चीज ध्यान से सुनो, पहली बात, जो तुम बोल रहे हो ना कि सिर्फ टोटल स्टेशन काफी एक्यूरेट है वैसे इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर मैं थियोडोलाइट की बात करूं, हम थियोडोलाइट से भी पता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इवन वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, पर उसकी एक्यूरेसी कम होती है। अब अगर मैं बात करूं टेक्योमीटर की, तो टेक्योमीटर जो है आपका अंडुलेटेड, जहां पे अंडुलेशन ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे फ्लैट ग्राउंड होगा एकदम, वहां पे चेन और टेप ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो हर जगह पे अलग इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी अपनी एक जो है लिमिटेशन है, तो हम उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो है टोटल स्टेशन इसलिए यूज होता है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट कैरी करना है, उसकी एरर जो है वो इतनी कम है कि उसको मतलब हम जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा एरर नहीं है। लेकिन उस ऐसा नहीं कि सिर्फ, अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हो सकता है कोई और चीज, ईडीएम उससे ज्यादा बेटर, वैसे ईडीएम ही उसके अंदर लगा रहता है, उसके अंदर भी ईडीएम ही होता है। तो ये सही बात है कि टोटल स्टेशन यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम्हें पूछ लिया कि भाई लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो लिखने तो तुम्हें सारे के बारे में पड़ेगा। बोलेगा बताओ वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट, तो पहले चेन लिखोगे, टेप लिखोगे, तो इसलिए बताया है तुम लोगों को। ठीक है ना? अब क्या यूज करते हैं, यूज तो फिर, ठीक है भाई, चलो तो लिखना स्टार्ट करो अब। सर ये जैसे कोई सरफेस है उसमें अंडुलेशन है, पहाड़ी हो हम्म, जाए यहीं पे हो, तो उसमें भी टीएस या उसमें कंपास से मतलब नापेंगे डिस्टेंस? किससे नापेंगे?
जैसे कोई सरफेस है, प्लेन नहीं है सर, अंडुलेशंस हैं बहुत सारी, उसमें मेजर करना है हमको डिस्टेंस, तो उसमें तो सर टीएस हो पाएगा उससे, या कंपास से ही हाँ, होगा? टोटल स्टेशन यूज होता है, टेक्योमीटर यूज होता है उन दोनों जगह पे, क्योंकि चेन यूज करूंगा तो चेन में मेरे को स्लोप करेक्शन लगाना पड़ जाएगा, उसमें स्लोप करेक्शन लगाना पड़ जाएगा। तो टेक्योमीटर अगर टोटल स्टेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं वो यूज करूंगा आपका टेक्योमीटर। हम्म। तो ये जिन्होंने अभी तक जो लास्ट में आए थे, जिन्होंने सिलेबस हमने लिख दिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा, वैसे मैंने एई के हिसाब से पीछे डिस्कस कर लिया है पूरा, तो यहां से स्टार्ट करना है लिखना हमने, ठीक है। तो चलो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करो। हाँ, पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को? क्यों, कम लिखना है तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल, अभी तो लिख लो। हाँ, उसमें हंसने की क्या बात है, तो जेन्युइन डाउट है उसका, हमारी तरह थोड़ी कि डाउट ही ना आए किसी हेलो। हेलो। हाँ बोलो भाई बोलो। सर ये ग्रुप में डाल देना ना आप नोट्स इस पे। क्या बोल रहे हो आप? ये जो नोट है ये वाला आपका चैप्टर 1 का, ये हम्म। ग्रुप में डाल देना। अबे लिखवा क्यों रहा हूं मैं, लिखवा इसीलिए तो रहा हूं कि लिखो इसको, या तो फिर देखो, एक टाइम में मैंने ज्यादा चीजें कवर कर ली, अब जल्दी जल्दी लिखो तब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, वरना मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, एक पॉइंट तुम्हें लिखवाऊंगा, टाइम ज्यादा निकल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो अगर ये नोट्स अगर तुम्हें चाहिए भी होंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन इन चीजों में एड ऑन भी चीजें काफी सारी होंगी, तो वो ध्यान रखना बस। सर एक ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। कहाँ छोटा दिख रहा है यार, मेरे को तो स्क्रीन पे बिल्कुल सही दिख रहा है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, मेरे सामने ही है ये, बिल्कुल सामने स्क्रीन रखी हुई है मैंने। और अगर तुम्हें बोल के लिखना है तो मैं बोल के लिखवा देता हूँ, बोलो जल्दी। बोल दो सर, फास्ट रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो मीन सी लेवल, इसमें लिखो इट इज एन एवरेज ऑफ 19 ईयर्स टाइडल वेव्स, it is an average of 19 years tidal waves height for reference point, height for reference point called as datum, called as datum, and also referred as, and also referred as mean sea level, and also referred as mean sea level. Note point लिखो, India's mean sea level is situated in Bombay port. India's mean sea level is situated in Bombay port. नेक्स्ट हेडिंग डालो कंट्रोल पॉइंट्स। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, बोलते तो रहिए इनको जिनको सुनना है, लिख तो लूंगा तुमसे। इट इज अ पॉइंट हुज पोजीशन, it is a point whose position is already known, it is a point whose position is already known, और पोजीशन जो होगी वो एक्स वाई जेड यानी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के केस के फॉर्म में होगी, ठीक है।
ये किसकी स्क्रीन है डालो इसे। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। पंकज मलिक। सर वो स्क्रीन ऑन कर देखते हैं ना, कोई बोलता है तो दिखता नहीं फिर बोले। हमारी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ रखो यार थोड़ी देर तुम लोग सभी, ठीक है। ये मैंने बताया था तुम्हें, अर्थ का शेप कैसा, स्फेरिकल ना होके कैसा होता है, ऑब्लेट स्पेरॉइड। ये पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली एक्सिस, पोलर एक्सिस, जिसकी डिस्टेंस है 12,713.80 किलोमीटर। नेक्स्ट है तुम्हारा इक्वेटोरियल एक्सिस, जो है 12,756.75 किलोमीटर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वेटोरियल एक्सिस हमेशा बड़ी होगी आपकी पोलर एक्सिस से, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 42.95 किलोमीटर। तो ये ड्रॉ कर लो जल्दी से। और एक एडिशनल डेटा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीचे लिखा हुआ, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्पेरॉइड। एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्पेरॉइड। हाँ साहिल देसवाल, बोलो क्या बोलना है? सर जो इसका लोकेशन है, जो हमारा मीन सी लेवल का है सर, आपने लिखवाया है बॉम्बे पोर्ट, बट इन एक्चुअल सर वो बॉम्बे हाई में है, जो नियरेस्ट पोर्ट से भी 160 किलोमीटर अंदर है पानी के। हाँ तो सर वो आंसर में सर हम क्या देंगे, बॉम्बे पोर्ट या बॉम्बे हाई? ऐसा क्वेश्चन क्या बोलते हैं किस में आया है, कि दोनों ऑप्शन में बॉम्बे हाई भी और बॉम्बे पोर्ट भी? सर एक्चुअल तो आंसर, बट हम तो जब सब्जेक्टिव में लिखेंगे ऑप्शन तो है इन ही नहीं केस ना। अगर हाँ सर वही मैं सब्जेक्टिव में तो सर हम एक एग्जैक्ट आंसर ही लिखेंगे ना, उसमें हम रफ तो नहीं दे सकते ना कि बॉम्बे के आसपास है। क्योंकि जो भी आप जितना भी लिख रहे हो यहाँ पे, जितना भी पढ़ रहे हो, हम जब भी लिखेंगे तो बॉम्बे पोर्ट, हर रेफरेंस बुक में बॉम्बे पोर्ट ही लिखा हुआ है, हर जगह पे, जितना भी जगह तुम देखोगे, ठीक है, जितनी भी रेफरेंस बुक है। और हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाता है वो रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं हम। तो इस वजह से बॉम्बे पोर्ट लिखना सफिशिएंट है। आपने एडिशनल डेटा और दे दिया कि 19 ईयर्स की टाइडल वेव्स का एवरेज है, वो भी सारा आपने एडिशनल डेटा दे दिया, तो इतना सफिशिएंट है भाई, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। सर वो सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो आएगा नहीं, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना इसके तो। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ कि उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है मेरे भाई, जितना मैंने लिखा है। सर ये नोट्स तो आप शेयर करने ही वाले हैं, तो हम ये लिखना रहने ना दें? लिख लो सब लोग चुपचाप से, मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा। ये ऑब्लेट स्पेरॉइड है तुम्हारा, कौन सा, ये वाला? ये तो बताया था कि ये स्फेरिकल शेप है, दोनों को अगर मैं इधर उधर से प्रेस कर दूंगा तो वो ऑब्लेट शेप बन जाती है, बस ये हमारी अर्थ का एक्चुअल शेप, अंडाकार। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लिख लो भाई सभी लोग। लास्ट पॉइंट है भाई इसमें, एक्चुअली अर्थ सरफेस इज नॉट कंप्लीटली प्लेन बट इरेगुलर एंड इज कंसिडर्ड एज जियोड।
आई होप यहां तक हो गया होगा सब लोगों का। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं सब लोग। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हेडिंग डालो सर्वेइंग। जिसको यहाँ पे ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, मैं इसका जो एक्चुअल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो सब लोग। फिर साइड पे डेफिनेशन लिख लेना। थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस रखो भाई, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ। भेजने को मैं भेज देता सब कुछ, लेकिन तूने लिख लिया। अच्छा, क्यों, इसमें क्या, मैंने क्या बोला कि डायग्राम बना? पानी पीने के लिए आया तू क्लास में? और नोटबुक कहाँ है तेरी? अच्छा, और सुबह क्यों नहीं आया तू? क्या हो गया तेरे को? प्योर हो गया? तो तू पहले ही यार इतना बारिश में मत घुमा कर। और घूमता भी किसके साथ है तू? वो उसको तो 1 महीना हो गया पीछे वाले को। ठीक है तू आजकल? बेटा अगली बार से ऑनलाइन लगाई ना तूने, क्लास से निकाल दूंगा। कल से आ जाइयो। बाकी जितने भी ऑफलाइन आए हैं हरियाणा वाले, कैसा लग रहा है भाई चंडीगढ़ में? मस्त है ना? क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं, पर मेरे को लग रहा है तुम्हें ज्यादा थोड़ा सही लग रहा होगा। थोड़ा सा। घर पे तो अच्छा लगता ही है, पर चेंज के लिए। अब मान लो तुम यहाँ की चंडीगढ़ की जगह में तुमको कहीं दूर भेज देता, लेह लद्दाख। आई थिंक चंडीगढ़ ठीक है। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे रहा जा सकता है, जो मैंने फील किया है। मैं उत्तराखंड से। बाकी जितनी भी जगह मैं गया हूँ आज तक। अभी घर पे है मम्मा। हो गया सर, आगे करवाओ। हो गया जी। ये हो गया? अरे भाई, इनको बड़ी जल्दी है यार। ये लो, जल्दी से लिखो इसको। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज अ साइंस एंड आर्ट of determining relative positions. It is science and art of determining relative position of various point above or beneath the earth surface. Full stop. Above or beneath the earth surface. Full stop. Thus, ये है THUS, thus relative positions are determined. Thus, relative positions are determined by measuring horizontal distance,
लिख सकते हो ऐसे बीच में, बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कॉमा वर्टिकल डिस्टेंस कॉमा हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल by using various surveying instrument. Horizontal distance, vertical distance, horizontal angle and vertical angle by using various surveying instrument. ये हमने पीछे ड्रॉ कर लिया है, हो गया ना सबका यहाँ? तो various surveying instruments are हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप चेन यूज कर सकते हो, टेप यूज कर सकते हो, टोटल स्टेशन, ईडीएम भी है, टैक्योमीटर, जैसा कि हमने डिस्कस किया। वर्टिकल डिस्टेंस यानी एलिवेशन, इसमें तुम सब्सटेंस बार भी लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में सब्सटेंस बार, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वेरियस माइनर इंस्ट्रूमेंट बताओ जो यूज किए जाते हैं सर्वेइंग में, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट में सब्सटेंस बार एक माइनर इंस्ट्रूमेंट है। चेन, टेप, टोटल स्टेशन, ईडीएम, टैक्योमीटर ये आपके मेजर इंस्ट्रूमेंट है। तो नीचे ब्रैकेट में लिख देना आपका सब्सटेंस बार, और उसी के ब्रैकेट में माइनर लिख देना, तुम्हें याद आ जाएगा माइनर इंस्ट्रूमेंट। तो तुम्हारे जैसे एबनी लेवल हो गया, माइनर इंस्ट्रूमेंट है। क्लिनोमीटर हो गया, माइनर इंस्ट्रूमेंट है। सेक्सटेंट हो गया, माइनर इंस्ट्रूमेंट है। पेंटाग्राफ हो गया, पेंटाग्राफ पता है किसी को क्या होता है? नहीं, किसी भी मैप को इनलार्ज करने के लिए जो है हम यूज करते हैं पेंटाग्राफ का, माइनर इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा इरेगुलर एरिया को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज होता है? प्लानीमीटर सुना है किसी ने? प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि माइनर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लिखो, तो उसमें सबसे पहला रहेगा सब्सटेंस बार, इसमें नीचे सब्सटेंस बार लिख देना। बाद में हम इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके ब्रैकेट में माइनर लिख देना। नेक्स्ट आता है वर्टिकल डिस्टेंसेस। वर्टिकल डिस्टेंसेस डंपी लेवल, टैक्योमीटर, टिल्टिंग लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल, ये सारे आपके एलिवेशन मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मैं वरना बीच में आके कुछ बोलता, लेकिन यहाँ पे फिर ये स्क्रीन छुप जाएगी ना। ठीक है, तो बीच बीच में हम डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे मैंने माइनर इंस्ट्रूमेंट का बताया, हो सकता है मैं ये क्वेश्चन तुम्हें आज दे दूं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके लिख के लेके आना है उसके बारे में। मैं हर दिन कुछ ना कुछ राइटिंग के लिए दूंगा, ठीक है ना? तो रेडी रहना उस चीज के लिए। हॉरिजॉन्टल एंगल में कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट। वर्टिकल एंगल में थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट, क्लिनोमीटर, एबिनी लेवल भी नीचे लिख सकते हो आप। एबिनी लेवल वो सिर्फ वर्टिकल एंगल के लिए मेजर होता है। ABNEYLEVEL। डन सर, हो गया जी। ये नीचे वाली लाइन लिख दी सबने? आफ्टर ऑल कंप्यूटेशन वर्क, प्लान एंड मैप्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑफिस
फॉर क्या लिखा है, प्लानिंग फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क। लिख दिया भाई सबने? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी नीचे का मत लिखना, सिर्फ एक लाइन लिखनी है ऊपर। सर्वेइंग ऑल्सो इंक्लूड द आर्ट ऑफ सेटिंग आउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम प्लान एंड मैप। प्लान और मैप से कोई भी पॉइंट अगर मैं ग्राउंड पे लोकेट करता हूं तो वो भी सर्वेइंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो दो डेफिनेशन बन जाती हैं सर्वेइंग की, तो दोनों चीजें याद रखनी। आई होप इतना सबने लिख दिया होगा। सिर्फ एक पॉइंट लिखना है ऊपर का। ऑनलाइन वालों जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सर्वे। तो दो टाइप का आपका सर्वे होता है, प्लेन सर्वे और नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, अगर मैं एक्चुअल अर्थ सरफेस देखूं तो एक्चुअल अर्थ सरफेस आपका इस तरीके का है। अगर तुम देखोगे तो उसके ऊपर क्या है, कर्वेचर है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कर्वेचर है आपका। अब अगर मैं दो पॉइंट बिल्कुल पास पास कंसीडर कर रहा हूं तो आपको ये वाली जो लाइन है ये कैसी दिखेगी, लगभग लगभग स्ट्रेट दिखेगी, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं छोटा एरिया लूंगा तो छोटे एरिया में अगर मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो कैसी दिखेगी, स्ट्रेट दिखेगी। यानी अगर मैं छोटे एरिया में सर्वे कर रहा हूं और वो एरिया कितना आपका लेस देन इक्वल टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग है। अगर सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखो तो सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है आपकी, ये है लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है भाई। तो अगर छोटे एरिया, स्मॉल एरिया के लिए जो भी आप सर्वे करोगे वो हमेशा क्या होगा, वो होगा प्लेन सर्वे। साथ के साथ मैंने बोला कि दो पॉइंट बहुत पास पास है तो कर्वेचर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, वहीं पे जियोडेटिक सर्वे में जाएंगे तो जियोडेटिक सर्वे बड़े एरिया में किया जाएगा हमेशा। मान लो एक पॉइंट आपका सी पॉइंट यहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कर्वेचर आपका रहेगा, ये लाइन देखो यहां से यहां तक। ठीक है, तो जब भी आप लार्ज एरिया के लिए करोगे, लार्ज एरिया कितना हमारा, इससे ज्यादा फिर ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे। और सेम सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी भाई, ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहां पे मैंने क्या बोला, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड, लेकिन उधर हम क्या करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करेंगे। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, तो इसका मतलब है कि ज्यादा प्रिसाइज कौन सा हो जाएगा फिर, ये जियोडेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लार्जर एरिया करोगे तो कर्वेचर ऑफ अर्थ अकाउंट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे आपका जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लेन।
सपाट रहेगा, वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि प्लेन सर्वे परफॉर्म कौन करता है। तो प्लेन सर्वे आपका पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये भी एडिशनल चीजें हैं जो तुम्हें पूछी जा सकती हैं। यह बोल देगा कि प्लेन और ज्योडेटिक के बारे में डिफरेंशिएट करो। तो प्लेन सर्वे परफॉर्म कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, आपका रेलवे डिपार्टमेंट करता है। ये सारे क्या प्लेन सर्वे ही यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं ज्योडेटिक सर्वे की बात करूं तो वो कौन करता है? वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये सर्वे ऑफ इंडिया मेजरली ज्योडेटिक सर्वे किसके लिए करता है? मैप्स बनाने के लिए। मैप बनाने के लिए किसका यूज करेगा? ज्योडेटिक सर्वे का। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जनरली हम क्या होते हैं, मैंने बोला था आगे बताऊंगा प्लान और मैप। जब छोटे एरिया के लिए बनाते हैं, यानी जिसका स्केल हमेशा, अब अभी स्केल की बात मैंने की नहीं तो सिंपल बोल देता हूँ, छोटे एरिया के लिए प्लान बनाया जाएगा, बड़े बहुत बड़े एरिया के लिए यानी इंटायर कंट्री के लिए वो मैप बनाया जाएगा, इंटायर स्टेट के लिए मैप बनाया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई डैम बना रहे हैं, कोई डैम की साइट है, तो कितनी साइट होगी? विद इन इसी के अंदर होगी 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, तो वो प्लेन सर्वे के ही अंदर आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, छोटा एरिया प्लेन सर्वे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये सब परफॉर्म करते हैं आपका प्लेन सर्वे। ठीक है, और अगर लार्ज वर्क करना होगा तो जनरली किस में किया जाएगा? मैप्स में किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मैंने बता दिए। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, डिस्कस कर दिया, आगे हम नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पे आओ, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर ये अर्थ कर्वेचर है आपका इस तरीके का, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर मैं प्लेन सर्वे करूं, अब तुमने एक चीज देखी होगी, किसी ने प्लम बॉब तो देखा ही होगा, किस काम आता है ये? सेंटरिंग वर्क के लिए। इसमें पीछे क्या होगा? एक थ्रेड सा लगा रहेगा और आगे एक ये लट्टू सा लगा रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लम बॉब। और जो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन, उस लाइन को बोलते हैं प्लम लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। प्लम लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, जो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा इसे बोला जाएगा प्लम्ब लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। तो मानो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लम बॉब रखा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एक रखा बी पॉइंट पे। तो अगर मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूं तो ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट होंगी एक दूसरे से? नहीं होंगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, और इसके ऊपर मैं क्या करूं? प्लम बॉब रख दूं, तो आपको हमेशा क्या होगा? ये पॉइंट दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि while परफॉर्मिंग प्लेन सर्वे, प्लम लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे हमेशा दो प्लम लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे। क्योंकि हमेशा जब भी कोई हैवी चीज, जब भी हम वेट देखेंगे, वेट किसकी तरफ जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ, तो इधर ही जाएगा, पॉइंट यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। जब पीछे मैं तुम्हें बोल रहा था कि भाई जनरली हम कर्वेचर कंसीडर करते हैं, तो कितना कर्वेचर कंसीडर करते हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। कहाँ रह गए ये लाइन? रुको एक सेकंड, इसके पीछे। ओके, अब यहां देखो, तो ये है आपकी लेंथ, और ये लेंथ ली है मैंने कितनी? 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर में जो कर्वेचर कंसिडर किया जाता है, ये कॉर्ड लेंथ है सीधी, और ये कर्व्ड लेंथ है। ठीक है, तो ये कर्वेचर है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो 12 किलोमीटर के ऊपर हम जो कर्वेचर कंसिडर करते हैं, वो कंसिडर करते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, या फिर 10 mm बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं यहाँ पे अर्थ दिखाऊं तुमको, ये मान लो आपकी अर्थ है, अगर कोई 3 पॉइंट में अर्थ सरफेस के ऊपर देखूं, मान लो एक पॉइंट ये है ए, एक है बी, और एक है सी, और अगर मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूँ तो दोनों पॉइंट के बीच में लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। तो जो ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल होगा प्लेन ट्राइंगल।
तो प्लेन सर्वे के केस में जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा? प्लेन ट्राइंगल। और ये आपको पता है कि प्लेन ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल का सम है वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन अगर मैं जियोडेटिक सर्वे करूं तो उसमें दो पॉइंट के बीच की लाइन कैसी जाएगी? कर्व। यहां पे भी कर्व, यहां पे भी कर्व और इधर भी कर्व। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये होता है स्फेरिकल ट्राइंगल। इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल स्फेरिकल ट्रायंगल। और अगर मैं इसके एंगल की बात करूं भाई, ये मान लो अल्फा डैश, ये मान लो बीटा डैश, ये मान लो गामा डैश। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश ये होता है 180 डिग्री, 0 मिनट, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का डिफरेंस होगा कब? जब ये एरिया आपका लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होगा। और ये किसने बोला हुआ है? सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं प्लेन सर्वे करूंगा तो दो पॉइंट के बीच की लाइन कैसी रहेगी? सीधी। अगर मैं 3 पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। ठीक है। और आगे ये तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन जब हम ये ट्राइंगुलेशन सर्वे करते हैं तो किसी भी पूरे कंट्री का सर्वे हम क्या ट्राइंगुलेशन उसमें ट्राइंगल के फॉर्म में जो है क्या बोलते हैं, एरिया को ट्राइंगल की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, तब जाके पूरा एरिया कवर किया जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इसी तरीके से करते हैं उसमें भी। तो यहाँ पे देखना, दो पॉइंट के बीच की जो लाइन है वो स्ट्रेट दिखेगी प्लेन सर्वे में, इनके एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्या करूंगा? जियोडेटिक सर्वे करूंगा तो वो क्या रहेगा आपका? 1 सेकेंड ज्यादा रहेगा। और अगर ये एरिया चेंज हुआ तो ये एंगल भी फिर चेंज होगा। ठीक है। बस हमको यही ध्यान रखना है। अब कितना चेंज होगा वो हमको ध्यान नहीं रखना। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है भाई, तो इसको लिखो जल्दी से अब, फिर हमने आगे बढ़ना है फटाफट। ये लो। ये डिवाइस पढ़ के क्वेश्चन कर देता, वही तो पता लगाता है कैसे क्वेश्चन करें। कहीं कहीं पे पेन लिखा हुआ है 12, करेक्ट जो है वो ये है बहुत। और अगर ये जो सर्वे ऑफ इंडिया इसमें बोला है 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर ऊंची, अगर तुम्हें 18 पे पूछ रहा है तो 6 किलोमीटर का आधा ही आएगा। वो अप्रोप्रिएट है। 18.2 नहीं नहीं, वो गलत है, वो मिसप्रिंटिंग भी तो होती है। कई क्वेश्चन जो है अलग अलग रेफरेंस बुक है जो वो क्वेश्चन उठाते हैं किसी ना किसी रेफरेंस बुक से, और कुछ डेटा इधर उधर कर देते हैं, तो उससे हो जाता है वो। एक्यूरेट एक्यूरेट बिल्कुल वही है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों ये बोलने की जरूरत तो नहीं है फिर से, ये लिख लोगे तुम लोग सभी लोग जरा।
बिल्कुल भाई साहिल, डन सर। ये 1 सेकेंड एक्स्ट्रा को स्फेरिकल एक्सेस बोलते हैं, राइट? लिख लोगे ना सब लोग? लिख भी दिया तुम लोगों ने? हाँ डन जी सर डन। लिख। डन सर। रुको रुको, ये भी है भाई, और यहाँ पे भी बच्चे हैं, इनको भी लिखने दो। चलिए इस तरह आगे। हो गया भैया? हम्म। भाई लिख लो। सही हो गया, सही। लिख दिया इतना? डन सर। डन। हाँ जी। किस चीज का रहता है? कोई नहीं, 1 मिनट है, जल्दी लिखो। वो आगे है।
हो गए? बड़े आराम से लिख लो भाई। ठीक है। डन सर। सर एक बार ये समझा दो दोबारा से, क्या? ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो स्क्रीन पे। तो ये सेकंड पॉइंट, दोनों सर, दोनों दोनों पॉइंट्स। अरे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर प्लेन सर्वे में 12 किलोमीटर कोई लेंथ है सपोज, तो जब भी मैं जियोडेटिक सर्वे करने जाऊंगा तो कर्वेचर जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो मतलब कर्वेचर बनेगा, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का रहेगा हमेशा। 12 किलोमीटर लेंथ पे कर्वेचर 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है। तो वही लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर कर्वेचर इज कंसिडर्ड इन जियोडेटिक सर्वे फॉर 12 किलोमीटर कॉर्ड लेंथ। तो जब भी आप जियोडेटिक सर्वे करोगे 12 किलोमीटर के ऊपर 1 सेंटीमीटर का कर्वेचर जो है कंसिडर करना है। दूसरा पॉइंट है, अगर अर्थ सरफेस पे कोई 2 पॉइंट है आपके, अगर मैं प्लेन सर्वे करूंगा तो लाइन स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट आएगी। तो जो ये ट्राइंगल बना, ये बना तुम्हारा प्लेन ट्राइंगल, और प्लेन ट्राइंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, हमको पता है। अब अगर मैं ज्योडेटिक सर्वे करूंगा तो वो लाइन कैसी जाएगी? कर्व्ड लाइन जाएगी, और इस कर्व्ड लाइन से जो ट्राइंगल बनता है वो बनता है स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है। और स्फेरिकल ट्राइंगल का सम फॉर कितना एरिया लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड रहता है। और ये कितने एरिया के लिए वैलिड है? लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। डन सर, नेक्स्ट कर लेंगे। हो गया सबका यहां तक?
सर ये 12 किलोमीटर अगर हम प्लेन लेंगे तो ठीक है ना सर? ये जो कर्व में 12 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस हो जाएगी मतलब कर्व वाले में, या मतलब थोड़ा सा नहीं confusion। नहीं यार, जब मैं 12 किलोमीटर जा रहा हूँ ना, ये ठीक है ठीक है ठीक है। शॉर्ट लेंथ है, तो इस पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तुम्हारा जो है कर्वेचर बनेगा बस। अच्छा 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 अच्छा, एक हाँ, कर्वेचर 1 सेंटीमीटर, ये समझ एक गया, ठीक। सेंटीमीटर 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, वो कर्व्ड लेंथ होगी उसकी। अब वो बिल्कुल छोटा दिखेगा, बड़े मैप के ऊपर देखो तो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी वो। माइन्यूट सा माइन्यूट इसे सा। सीधा डेटा के फॉर्म में याद रखो यार। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना सर? बिल्कुल। न्यूमेरिकल अभी कहाँ पहुंचे न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल तो भैया कंपास से स्टार्ट होंगे। जब हम कंपास करेंगे, कंपास से स्टार्ट होंगे न्यूमेरिकल। और तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट में आएंगे करेक्शन। करेक्शन का क्वेश्चन बन सकता है भाई मेंस में। चलो आगे, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब ये डिफाइन करने को आ सकता है भैया आपको। बोर्ड वाला कौन सा है? ये है ना। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं भाई। पहला है आपका बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे, जहां पे वो किया जा रहा है। दूसरा हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे। और ये ध्यान रखना, ये इसीलिए तुमको अलग अलग लिखवाया जा रहा है क्योंकि तुम्हें डिफाइन करने को आ सकता है। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। ठीक है, तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका। एक तो जिस प्लेस पे वो सर्वे यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं सर्वे को। दूसरा तुम्हारा बेस्ड ऑन पर्पस, जिस पर्पस के लिए सर्वे यूज हो रहा है। ठीक है, और तीसरा है जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया है उस सर्वे को करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। तो पहला आता है आपका लैंड सर्वे। तो जनरली लैंड सर्वे कहाँ पे होगा भाई आपका? किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होगा। जब मैं क्या करूंगा, किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, फिर पर्टिकुलर एरिया को मैं क्या करूंगा, कुछ पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसका एरिया कैलकुलेशन करूंगा। तो जनरली लैंड सर्वे किसके लिए किया जाता है? एरिया कैलकुलेशन के लिए हम जनरली करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट सिंपल ध्यान रखना है, लैंड सर्वे हमेशा लैंड के ऊपर करते हैं। हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस पर्टिकुलर शेप को अपने अकॉर्डिंग, मैं किसी भी शेप में कन्वर्ट, ट्राइंगुलर शेप में कर सकता हूं, एरिया निकाल लो, या रेक्टेंगल में कर दो, एरिया निकाल दो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे देखूं, मान लो ये इस तरीके का सब एरिया है आपका। मैंने क्या किया, कोशिश की कि भाई यहां से लेके ये सीधा रखा लाइन, ये सीधा रखा लाइन। इरेगुलर तो हम प्लानीमीटर से यूज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट किस तरीके से होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भाई छोटे छोटे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है, मैं क्या करूंगा, एक एक एरिया का निकालते रहूंगा, सबको ऐड करते रहूंगा और मेरे लिए इजी हो जाएगा ये। और ये जनरली हम ट्राइंगुलेशन में भी करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, लैंड सर्वे। दूसरा आता है तुम्हारा अंडरग्राउंड सर्वे। ये अंडरग्राउंड सर्वे। अब अगर अंडरग्राउंड सर्वे की बात की जाए तो ये कहां पे होगा भाई? सरफेस से नीचे होगा। तो पहले तो मैं पॉइंट और लोकेशन जो है फाइंड करूंगा, जैसे मैंने रिलेटिव पोजीशन की बात की थी। उसके बाद किस अलाइनमेंट में मेरे को टनल बनानी है, उसमें या पाइपलाइन भेजनी है या फिर रेलवे लाइन बिछानी है, तो उस सारे काम के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा होगा? अंडरग्राउंड सर्वे। यानी अंडरग्राउंड रिलेटेड रहेगा आपका जितने भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाना है।
अब ऊपर क्या है, सरफेस पे सभी लोग रहते हैं, डिस्टरबेंस ज्यादा होती है, तो हम डिस्टरबेंस कम चाहते हैं, इसीलिए अंडरग्राउंड बना रहे हैं। तो पहले मैं पॉइंट्स को लोकेट करूंगा, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जाना चाहिए। अगर मुझे ग्रेविटी फ्लो रखना है तो डिफरेंस रखना पड़ेगा एलिवेशन में, नहीं रखना है, प्रेशर रखना है, तो बराबर वो फिर दोनों सेम लेवल पे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स डिफाइन करूंगा अंडरग्राउंड, फिर वो अलाइनमेंट डिसाइड करूंगा, और उसी से आपका रेलवे लाइन, आपका पाइपलाइन, ये सारी चीजें जो है जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर, ये वाला हो गया हमारा अंडरग्राउंड। नेक्स्ट आता है एरियल। अब एरियल सर्वे जनरली कब परफॉर्म किया जाता है, ध्यान से सुनना। जब भी हमारे पास टाइम कम होगा और मुझे कम टाइम में ज्यादा मतलब बड़ा एरिया कवर करना है। अभी मान लो तुम्हें एलिवेशन निकालना था या डिस्टेंस निकालनी थी, सपोज चंडीगढ़ से शिमला के बीच में, अगर आज मैं चेन लेके जाऊं या डंपी लेवल लेके जाऊं, तो कम से कम शिमला तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा मुझे? 1 साल। 1 साल तो नहीं लगेगा, महीना 1.5 महीना इतना लगेगा। लेकिन मुझे ये काम करना है 1 या 2 दिन के अंदर, तो फिर क्या सर्वे यूज होना चाहिए? यूज होगा एरियल सर्वे। तो हम क्या करेंगे, एक एरोप्लेन लेंगे, ठीक है, अब ये एरोप्लेन है, ठीक है, कुछ और मत समझना इसको। ठीक है, इस तरीके से। और यहां से हम क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स जो है लेंगे एरिया की, ठीक है, नीचे। तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो अगर तुम यहां से शिमला तक की डिस्टेंस की बात करो तो 25 से 30 मिनट में कवर कर सकते हैं हम इजीली। तू क्यों हंस रहा है बे? मुझे लगा चाहिए तेरे को कुछ। यहाँ पे ध्यान से सुन। तो मैं बोल रहा था कि भाई हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास टाइम पीरियड कम है तो मैं क्या यूज करूंगा, फिर ये एरियल सर्वे यूज करूंगा। और एरियल सर्वे में होता क्या है कि एक एरोप्लेन होगा, उसके सामने कैमरा फिटेड होगा, कैमरे से मैं फोटोग्राफ्स लूंगा, और उसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो कैमरा है, कैमरा के अंदर क्या होगा, उस कैमरे की एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे वो उड़ रहा होगा। तो उसी से मैं क्या करूंगा, स्केल बनाऊंगा बाद में, कि फोटोग्राफ के ऊपर कितनी डिस्टेंस आई है, फोकल लेंथ पता है, फ्लाइंग हाइट पता है, मैं ग्राउंड की डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो उससे आसानी से निकल जाता है। तो अगर मुझे जल्दी जल्दी सर्वे करना है, किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम एरियल सर्वे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। एक और होता है आपका, रुको, हाँ, एक होता है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे, फोर्थ वन है इसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, वाटर, यानी जो सर्वे वाटर बॉडी से रिलेटेड रहेगा। यानी अगर मैं कोई सर्वे सी में कर रहा हूं या फिर किसी पॉन्ड में कर रहा हूं, पॉन्ड में क्यों करूंगा, कि उसका वो स्टोरेज कैपेसिटी निकालने के लिए। मान लो किसी पर्टिकुलर लेक से मेरे को पानी भेजना है किसी सिटी के लिए, तो जनरली क्या होता है कि हमें पॉपुलेशन पता है, एक पर कैपिटा की रिक्वायरमेंट कितनी है वो पता है, तो मैं चेक करूंगा कि ये पर्टिकुलर लेक, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम क्या उसको सर्व कर सकती है जितना वाटर उनको चाहिए। तो उसके लिए तो स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं। जो आपकी सी शोर लाइन होती है, समुद्र किनारे वाली जो लाइन होती है, उनको स्टैब्लिश करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेविगेशन पॉसिबिलिटी के लिए, कि अगर मुझे यहां से श्रीलंका जाना है तो मैं कैसे कैसे नेविगेट करते हुए जाऊंगा, कितने एंगल पे कहाँ पे मुड़ना है, किस तरीके से मैं, जब हम शिप से जाते हैं तो मेजर जो जो सारी चीजें रहती है वो क्या रहती है, एंगल्स के फॉर्म में रहती है। तो कितने एंगल में कहाँ पे, इतना डिस्टेंस चलने के बाद इतना एंगल मुड़ूंगा, इतना डिस्टेंस चलने के बाद। तो नेविगेशन पॉसिबिलिटीज हो गई, कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड है। जो वाटर से रिलेटेड जितने भी सर्वे हैं वो किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले इन 4 पॉइंट को लिखेंगे जल्दी से, फिर अगला लिखेंगे। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, हेडिंग डाल दिया ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। पहला लिखो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे, पहला लिखो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। नंबर 1 हेडिंग डालो लैंड सर्वे। इसके अंदर लिखना, इट इज द सर्वे बीइंग डन ऑन लैंड
It is the survey being done on land. Full stop. It involves running of survey lines. It involves running of survey lines and determining their length. It involves running of survey lines and determining their length, and direction, thereby subdividing the area into definite shape and sizes, and अलग पेन से लिखना है इसको, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, कैलकुलेटिंग देयर एरियाज एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अंडरग्राउंड सर्वे। दिस सर्वे इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। अंडरग्राउंड सर्वे, this survey is required for construction of tunnels for highway. This survey is required for construction of tunnel for highway, railways, water transport, etc. Full stop. Here in this survey, underground plans लगाना, underground plans, transfer of survey lines, surface lines, transfer of surface line, coordinates to the underground line are down या laid down. Coordinates to the underground lines are laid down. Full stop. Next लिखो aerial survey. This survey is carried out above ground by taking the aerial photographs with cameras fitted to aeroplanes, helicopter, etc. Full stop. This survey is particularly required for preparing
large scale maps of an area where ground survey is difficult, or too much time consuming लास्ट लिखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इसमें लिखना it involves survey of water bodies like the streams, sea, pond, etc. Involves survey of water bodies like the stream, sea, pond, ponds, etc. Full stop. The basic purpose of this survey is to establish the shoreline, SHORE, shore वाला sea shore जो होता है, shoreline, full stop. Apart from this, survey is done to determine the amount of water stored this survey is done to determine the amount of water stored by a water body, determine the amount of water stored by a water body, navigation possibilities, water supply and underwater construction, etc. ठीक है भाई? हेलो हाँ भाई, लिख दिया सब लोगों ने? हाँ बोलो। सर, आप ये थ्योरी वाला तो मेन नोट्स ही दे दो सर। ऐसे तो सर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो गया सर ये तो। तो भाई मैं ये तो सर बीटेक में भी नहीं करवाते सर ऐसे तो। ऐसे आप समझाओ, आप हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दो। जैसे न्यूमेरिकल हो गया, आप न्यूमेरिकल सोल्व करवा देना। ये तो अच्छा, सर ऐसे थ्योरी का तो सर ऐसे इस पेज में तो है नहीं ना सर। हम ऐसे मतलब दिन थ्योरी थ्योरी नोट डाउन करेंगे बार बार। आप नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दो, हम नोट से कर लेंगे थ्योरी वाला पोर्शन। तो आप हमें बस वो भाई ब्रीफली समझा सुन सुन दीजिए बस। सुन, पहले बात सुन लो तुम लोग। हाँ जी। तुम लोग ना अपने हिसाब से कि ये टाइम नहीं है वो टाइम नहीं, भाई मेरे को भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम जल्दी कर सकते हैं। जब आगे प्लेन टेबल सर्वे आएगा तो उसको मैं सिर्फ समझाऊंगा, नोट्स ले लेना उसके। जब तुम्हारा क्या बोलते हैं कंटूरिंग आएगा तो उसके भी नोट्स ले लेना, वो भी तुम्हें सीधा डायरेक्ट समझाऊंगा। जो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो वो तो मैं क्या करूंगा, नोट्स समझा दूंगा, नोट्स ले लेना उसके। जब न्यूमेरिकल आएगा मुझे पता है क्या करना है, तो इतना तो मत ही बोल अभी। और मैं सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनो। आज फर्स्ट क्लास थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग किया है। अब तुम अपने हिसाब से कि बस अभी से ऐसा कर दो, अभी से वैसा कर दो, भाई हमको पता है कब कोर्स करवाना है, कितने टाइम में करवाना है, तो ये चीज तो मत ही बताओ। और दूसरा चीज है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो।
जो जो चीजें बोली जाएंगी वो चीजें करो, बस सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें भी पता है भाई कि हमें जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, तुम्हारे सर्वे से ज्यादा आता है, सॉइल से ज्यादा आता है, इन्वायरमेंट से ज्यादा आता है, तुम्हारा एफएम और ओसीएफ से ज्यादा आता है। ये कोशिश करेंगे कि स्क्रीनिंग से पहले ही खत्म कर दें हम मेजर मेजर, तो जो माइनर है वो लास्ट में देख लेंगे, उसमें तो फिर छोटी छोटी चीजें ही करनी है। तो इतना ज्यादा मत सोचो यार, हमने क्या प्लान नहीं किया होगा बैठ के। फिर मतलब वही है कि क्लास के बीच में बोलना कि ये नोट डाउन करवाना है, वो नोट डाउन करवाना है। नहीं, इसकी कोई फोटो नहीं है, मैंने इसीलिए वो लिखवाया तुमको। और तुम्हें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं भाई, दो दो क्वेश्चन जो तुमको लिखने हैं वो पहले सुन लो। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन सर्वे, लिख लो। और एक चीज सुन लो, पहले सुन लो, इसमें मत लिखना, इस कॉपी में मत लिखो, एक अलग से कॉपी बनाना। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि भाई एक अलग से कॉपी प्रिपेयर करो, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स जितने भी बनेंगे, ज्यादा 25-50 न्यूमेरिकल बनेंगे थ्योरेटिकल मिला के, वही क्वेश्चन आपको एंड टाइम में करने। अब हो सकता है कि उसमें से आ जाएगा सारा, कुछ चांसेस ये हो सकते हैं कि नोट से अंदर से आएगा, तो अभी नोट्स थरली रिवाइज करो। कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर तुमको ये पूछा जा सकता है कि कॉर्ड, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कर्व बनाना है कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड से, तो उसका डेरिवेशन भी लिखना है, तो क्या ऑफसेट और रेडियल का क्वेश्चन नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर तुम्हें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है, तुम्हारे जो क्या बोलते हैं 18 क्वेश्चन में से तुम्हें 15 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5-5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसा भी पूछा हुआ है, और 6 मार्क्स का भी पूछा हुआ है। तो भाई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो तुम ये तो दिमाग से निकाल लो कि जैसा पिछली बार पेपर बना था बिल्कुल वैसा ही पेपर बन जाएगा तुम्हारे लिए, और इतना हम जल्दी कर लेंगे, वो जल्दी कर लेंगे, जल्दी करने में बहुत कुछ छूट जाएगा। तो चिंता मत करो, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो कैसे करना है वो हमको पता है कैसे करना है। प्लेन टेबल कितना टाइम में करना है, प्लेन टेबल, कंटूरिंग, ये थ्योरेटिकल टॉपिक तो हम ऐसे ही कर लेंगे। हमने फोकस किस पे करना है? अभी जब मैं जो कल पढ़ाऊंगा तुम्हें, प्लान, मैप, श्रंक स्केल पे हमें फोकस करना है, रॉन्ग स्केल पे हमें फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां से बन सकता है। फिर लीनियर मेजरमेंट में करेक्शन से तुम्हारा न्यूमेरिकल बन सकता है। कंपास सर्वे में तुम्हारा न्यूमेरिकल इंक्लूडेड एंगल मेथड, जो लोकल अट्रैक्शन में डायरेक्ट मेथड है, उससे बन सकता है। ट्रेवर्सिंग में ट्रांजिट से बन सकता है, बाउडिच मेथड से बन सकता है। तो हमको पता है कहां से बनेगा, उसकी चिंता तुम दिमाग से निकाल लो। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास थी, उसके अकॉर्डिंग ये क्लास हुई है। आगे कैसे करना है वो मेरे को पता है, तो चिंता निकाल दो अपने दिमाग से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, बाकी ये क्या बोल रहा है, इट्स सर्वे बीइंग डन ऑन लैंड, कोई नहीं, मैं अभी एंड में बता दूंगा, पहले सुन लो। तो तुम्हें क्या करना है, एक अलग से कॉपी बनानी है मेंस की। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से करना है, और तुम लोग तो अभी ऑफलाइन वाले ग्रुप में एडेड होंगे, हो गए ना? आप उसी में पीडीएफ बना के डाल देना। ठीक है, उसी में पीडीएफ बना के डाल देना। और बाकी लोग जितने ऑनलाइन है, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, फेथ, चलो फेथ तो धीरे धीरे बनेगा, पहले दिन तो तुम एकदम से नहीं बन जाओगे फैन, टाइम लगेगा फैन बनने में। मैं मजाक कर रहा हूँ, सुन लो बस। क्या बता रहा था मैं? हाँ, अलग कॉपी बनानी है और क्वेश्चन लिख लो। डिफाइन सर्वे, डिफाइन सर्वे एंड ऑल्सो क्लासिफाई, एंड ऑल्सो क्लासिफाई different type of survey in surveying, in surveying। तो अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब तुम्हें ध्यान देना कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। या तो ये 6 मार्क्स में पूछेगा, अगर 10 मार्क्स में पूछा तब तो सब कुछ लिखना है इसके अंदर, फिर तीनों क्लासिफिकेशन लिखनी है, ध्यान से सुनो। लेकिन अगर सिर्फ आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछता है, तो फिर आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना। फिर सर्वेइंग की डेफिनेशन लिखो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट सर्वे लगते हैं वो नीचे लिख दो, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेस पे जाओगे तो इसमें तो 4 ही हैं। अगला जब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बोलते हैं पर्पस के बेस पे, तो उसमें तुम्हारा जियोलॉजिकल सर्वे आएगा, माइन सर्वे आएगा, टोपोग्राफिक सर्वे आएगा,
आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे आएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे आएगा, सर्वे बहुत सारे हो जाएंगे फिर। और इंस्ट्रूमेंट के बेस पे जाओगे तो फिर चेन सर्वे अलग है, कंपास अलग है, फिर ऐसा नहीं करना है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तुमसे तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। डिफाइन करो अच्छे से सर्वे, और उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट आपको क्या लगते हैं सर्वे लगते हैं, जैसे आपका कैडेस्ट्रल इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, इनमें से अगर देखा जाए तो आपका एरियल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोग्राफिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी आप छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन का मार्क्स जरूर देखना, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये मैं दे रहा हूं 10 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें डिटेल में लिखना है सारी चीजें, और ज्यादा डिटेल में इतना भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा लिखना, जितना रिक्वायर्ड है कितना लिख सकते हो और कितने टाइम में लिख सकते हो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।